साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, सहाचार्य एवं निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। आपकी प्रतिपुष्टि, आपके विचार मुझे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी प्रेरणा के साथ एक बार मैं पुनः आपके सामने आज एक नया विषय, एक नई उप इकाई को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमने पिछली चर्चा में विकास के विभिन्न सिद्धांतों की हमने बात की थी और किस तरह से बालक के विकास में ये सिद्धांत अपनी भूमिका निभाते हैं, और बालक के विकास को जब हम देखते हैं तो इन सिद्धांतों को इसका तालमेल बिठाकर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया था। और उन क्रमवार सिद्धांतों को हमने समझा, और आज हम विकास के कुछ सामान्य सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। और उन सामान्य सिद्धांतों के साथ साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बालक के विकास में कौन कौन से कारक उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये देखेंगे कि कैसे वंशक्रम और वातावरण की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज की चर्चा में उसको भी हम समेटने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, विकास के पृथक सिद्धांत, हर एक सिद्धांत को हमने जाना। सामान्य सिद्धांत जिसको हम डेवलपमेंट की दृष्टि से हम देखें, उसके मूवमेंट की दृष्टि से हम देखें, उसके मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से हम देखें, तो कुछ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की जो हम बात करते हैं उसका समावेश करते हुए विकास के कुछ सामान्य सिद्धांतों की हम यहाँ बात करते हैं। बालक का जो विकास होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। सबसे पहले बालक जब जन्म लेता है और जन्म लेने के उपरांत जब हम उसका मूवमेंट देखते हैं तो वो पहले अपना गर्दन से ये ऊपर का जो हिस्सा है ऐसे करता है, ये मूवमेंट पहले होता है। फिर ये कंधों का मूवमेंट होता है, और करते करते फिर ये पैरों का मूवमेंट उसका दिखाई पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी बालक का मूवमेंट बॉटम टू टॉप आपको नहीं मिलेगा। बालक का जो मूवमेंट है, जो हमें डेवलपमेंट है, वो टॉप टू बॉटम मिलेगा, यानी कि सिर से पैर की ओर उसका विकास हमें दिखाई पड़ेगा। इसलिए इन सामान्य सिद्धांतों में एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर का सिद्धांत। दूसरा है अंदर से बाहर की ओर का सिद्धांत। अंदर से बाहर की ओर का मतलब शरीर के एक केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर फैलना। जितने भी इसके मूवमेंट हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, एक केंद्र होगा और उस केंद्र से मूवमेंट होगा। जैसे ये गर्दन है वो सेंट्रलाइज है, तो बच्चा यूं करेगा, गर्दन यूं करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ये ठुड्डी से यूं कभी ऊंचा करेगा, ये नीचा करेगा, तो केंद्र क्या हुआ, यहाँ केंद्र हुआ, और केंद्र से मूवमेंट इस तरह से हुआ। इस तरह से आप हथेली देखिए, हथेली देखिए तो ये इस तरह से मूवमेंट होगा। कभी कभी मूवमेंट इस तरह से, ये देखिए ऐसे मूवमेंट होगा। तो हम बड़े हैं तो भी हमारा मूवमेंट ऐसा है, और बच्चा है तब भी उसका मूवमेंट ऐसा है। तो ये जो मूवमेंट होता है बॉडी का, वो एक केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर फैलता है, इसलिए इसको कहा गया है अंदर से बाहर की ओर। तो हर एक मोमेंट का अपना एक सेंटर होगा, ठीक है। अब जैसे अंगूठा ये टर्न कर रहा है तो केंद्र ये हुआ, ये मुड़ा, यहां से ये यहां से देखिए मूवमेंट यहां हुआ, इसी तरह से ये यहां का मूवमेंट हुआ। ऐसे बॉडी में बहुत प्रकार के सेंटर होंगे, और उन सेंटर के इर्द गिर्द उसका मूवमेंट होगा। तो एक केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर फैलना, ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। उसके जितने भी डेवलपमेंट होंगे, शुरुआती डेवलपमेंट जो गतिविधियां होंगी जनरल होंगी, जो हर बच्चे में होती हैं। हमने कहा वो घुटने चल रहा है, दुनिया का हर बच्चा घुटने चल रहा है। हमने कहा वो थोड़ा सा यूं खड़ा होने की कोशिश कर रहा है सहारे, दुनिया का हर बच्चा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ तो सामान्य गुण जो उसके विकास के हैं वो दुनिया के हर बालक में हमें दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे
विशिष्ट व्यवहार हैं जो उस बालक के भीतर की आंतरिक क्षमताओं को हम पहचान कर हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इस बच्चे में ये गतिविधियां कराई जा सकती हैं यदि उसे प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये विशिष्ट व्यवहार होते हैं और वो विशिष्ट व्यवहार वो वातावरण के साथ उसके अंदर आते चले जाते हैं, परिस्थितियां वातावरण उसमें प्रविष्ट कराती हैं। तो विशिष्ट व्यवहार पहले प्रकट नहीं होते, पहले सामान्य व्यवहार प्रकट होते हैं। इसलिए जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो सामान्य व्यवहार हुए और फिर धीरे धीरे उसकी भीतर की आवश्यकताओं को समझकर, योग्यताओं को समझकर हमने वहां पर परिस्थितियां उत्पन्न की और वो विशिष्ट व्यवहार प्रकट होने लग गए। तो ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत बालक के विकास में चलता है। एक बच्चा बहुत अच्छा गा सकता है, दुनिया का हर बच्चा तो नहीं गा सकता। एक बच्चा बहुत अच्छा नृत्य कर सकता है, दुनिया का हर बच्चा तो नृत्य नहीं कर सकता ना। तो सामान्य जो विकास होने थे वो तो दोनों बच्चों में हुए, लेकिन विशिष्ट वाले व्यवहार के विकास उसकी इनर एबिलिटी को पहचान कर परिस्थितियां, वातावरण प्रस्तुत किए गए और उसके भीतर वह चूंकि योग्यताएं तो थी, उन योग्यताओं को एक बल मिलने की आवश्यकता थी, वो विशिष्ट रूप में दिखाई पड़ने लग गए। इसलिए कभी विशिष्ट पहले प्रकट नहीं होते, पहले सामान्य प्रकट होते हैं और फिर विशिष्ट रूप में जाते हैं। इसलिए विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कभी कठिन व्यवहार पहले प्रकट नहीं होता, पहले सरल होता है। तो सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत, पहले सरल, चाहे गति हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे समझ हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, पहले सरल उसके साथ आएगा और सरल से धीरे 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 वो जटिल की ओर प्रवेश करेगा। इसलिए विकास में हमेशा सरल से कठिन का सिद्धांत लागू होता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को जाना और उन सिद्धांतों को समझते हुए हमने ये भी जानने की कोशिश की कि विकास के ये सामान्य सिद्धांत हैं वो किस तरह से भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं वृद्धि और विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कारक अपनी भूमिका न निभाएं। वंशानुक्रम, दुनिया के प्रत्येक बालक में वंशानुक्रम की अपनी भूमिका होती है। आपकी कक्षा में अगर 40 बालक बैठे हैं तो 40 बालक अलग अलग परिवेश, वातावरण और अलग अलग माता पिता के द्वारा पुष्पित पल्लवित आपको विद्यालय में मिल रहे हैं और प्रत्येक बालक का वंशानुक्रम अलग है। और ये आप कभी नकार नहीं सकते कि उसके वंशानुक्रम के कुछ तत्व उसके व्यक्तित्व में न हो, ऐसा हम कह ही नहीं सकते। और उन तत्वों की उसके व्यवहार में प्रकटीकरण जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेंगे, ये हमें मानना होगा और हमें उसी के अनुरूप हमें बालक को विकसित करने के लिए अतिरिक्त व्यवहार प्रदान करना पड़ेगा। इसलिए एक अध्यापक के रूप में हमें जानने की आवश्यकता है कि वंशानुक्रम की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वंशानुक्रम बालक को शक्तियां प्रदान करता है और हर बालक की शक्ति अलग अलग इसीलिए होती है कि कुछ शक्तियां उसको अपने वंशानुक्रम से प्राप्त हुई हैं। इसलिए इस कारक की भूमिका को हम नकार न सकते। हमें जहन में रखना होगा कि इसकी भूमिका को अगर हम समझें और अगर कुछ नकारात्मकता है तो कैसे सकारात्मकता में बदला जा सकता है, ये हम अध्यापकों के हाथ में है। इसलिए दूसरा कारक है वातावरण। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, न जाने कितने प्रकार के वातावरण। विद्यालय में बालक जब हमें प्राप्त हुआ, प्राप्त होने से पहले जन्म लेकर जहां जन्म लिया उस परिवार में माता पिता, दादा दादी, क्रीड़ा समूह, आस पड़ोस, मोहल्ला जहां वो खेल रहा है, जिनके साथ बड़ा हो रहा है, कितनी बातें वो सीखता चला गया। हमारे पास तो 5 वर्ष की आयु की समाप्ति के पश्चात 6ठे वर्ष में जब वो प्रवेश हुआ तब विद्यालय में प्राप्त हुआ और वहां तक आते आते न जाने कितनी परिस्थितियां उस बालक को मिली और उनको उन परिस्थितियों को, चाहे वो सकारात्मक है नकारात्मक है, वो जाने अनजाने उसके व्यक्तित्व में समाहित हो गई। हमें जानने की आवश्यकता है वातावरण कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए अगर वातावरण, उत्तम वातावरण की आवश्यकता है तो हमें यह भी देने की आवश्यकता है। इसलिए वातावरण की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक अध्यापक के रूप में हमें यह समझना होगा कि हम कैसे उत्तम वातावरण बालक को दें, इसलिए एक उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण हम कर सकें।
शारीरिक विकास है, लेकिन शारीरिक विकास के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आजकल राज्य सरकारें और केंद्र सरकार प्रत्येक विद्यालय में उत्तम पौष्टिक भोजन, पोषण की बातें करती आ रही हैं, जिससे एक उत्तम नागरिक का निर्माण हो सके। और उत्तम नागरिक, एक पौष्टिक भोजन अगर उसको मिलता है तो स्वस्थ मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। इसलिए उसके स्वस्थ शरीर की आवश्यकता के लिए इस कारक की भी विशेष भूमिका होती है। कैसे हम उपलब्ध करा सकते हैं, उस पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। लिंग भेद को हम नकार न सकते। हम कितने भी लिंग समानता की बात करें, ये अलग बात है, हम समान माने, लेकिन जो जेंडर, जो जेनेटिक जो डिफरेंसेस होते हैं, जो एक गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एक मेल चाइल्ड के डेवलपमेंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और दोनों की अपनी अपनी नीड होती हैं, दोनों की अपनी अपनी साइकोलॉजिकल नीड होती हैं, दोनों की अपनी अपनी फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं, और उनको समझने की आवश्यकता है। और दोनों की अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए एक अध्यापक के रूप में हमें जानने की ज़रूरत है कि इस लिंग भेद का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम बालक के विकास के कुछ लक्ष्य बनाएं। बुद्धि, हम कहते हैं बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन वातावरण के साथ उसका विकास होता है। इसलिए बुद्धि की भी अपनी भूमिका, उसके विकसित होने में प्रमुख भूमिका होती है। हर बालक की बुद्धि वैयक्तिक भिन्नता लिए हुए होती है, इसलिए बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ग्लैंड्स, जो दुनिया में हर मनुष्य की अपनी अपनी ग्लैंड्स उसके पास हैं, और उन ग्लैंड्स का रोल होता है बॉडी के हर प्रकार के प्रेजेंटेशन में, है ना। तो अब किसी की आवाज़ पतली है, किसी की आवाज़ मोटी है, किसी की आवाज़ बहुत फीमेल की प्रकृति की है, यद्यपि वो मेल है, कोई मेल है और उसकी फीमेल प्रकृति की है ना। किसी का बॉडी का जेस्चर्स है, पोज है, बहुत प्रकार के उसके बाहरी प्रकटीकरण में अंतःस्रावी ग्रंथियों की भूमिका होती है। हमें उनको भी जानने की आवश्यकता है। पारिवारिक परिस्थितियाँ और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको भी हम ध्यान में रखें तो हम बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण, जो उसका कह सकते हैं कि उसके जीवन का महत्वपूर्ण पृष्ठ है, ये एक आईना है। और इस पृष्ठ को अगर अच्छी तरह से हमने वहाँ पर लेखनी भर दी, हमने उन आयामों को समझकर, हमने उन कारकों को समझकर कैसे एक उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है, उसको अगर हमने जहन में रखा, ध्यान में रखा और समझने की कोशिश की, और उन विकास के सिद्धांतों को भी हमने ध्यान में रखकर उसकी व्यक्तित्व निर्माण की कल्पना हमने की, और जो कल्पना हमने की थी उसी के अनुरूप उसका निर्माण किया, तो निश्चित रूप से एक उत्तम बालक का निर्माण हम कर पाएंगे, जो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। उसी अपेक्षा के साथ आज की चर्चा यहाँ हमने जो की है वो एक शिक्षक के रूप में आपको बहुत मदद करेगी, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।